नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल CGG के VTK में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि हिंदी जो हमारे भाषा है उसके अंदर का जो शब्द है, शब्दों का वर्गीकरण करके बताया था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है करके। और मैं जैसे कि मैं बोला था कि आप लोग का क्लास स्टार्ट करूँगा कल या परसों करके, तो आज मैं आप लोगों के लिए आज हिंदी कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर पूरे व्याकरण खंड को आप लोग के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का वर्णमाला हमारे हिंदी के अंतर्गत। तो दोस्तों इस वर्णमाला को अच्छे से पढ़ते चलना, हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आप लोग को कि कहीं से बाहर से भी क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन है, चाहे UPSC का रहे, चाहे PSC का रहे, चाहे व्यापम का रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। मैं आप लोग को दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना, बढ़िया पढ़ते चलना और ध्यान से अध्ययन करते चलना दोस्तों। कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारा पूरा काम आता है, जो कम समय में उसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स बनाते चलना दोस्तों और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो दोस्तों, हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा हिंदी। ठीक है, तो हम लोग चलो दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आप लोग का वर्णमाला। ठीक है, तो याद रखना आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा, क्या रहेगा? वर्णमाला। चलो तो देखते हैं आज हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं दोस्तों। तो आज आप लोग हेडिंग डालना वर्णमाला। चलो याद रखना दोस्तों, आज आप लोग हेडिंग डालना वर्णमाला। वर्णमाला क्लियर है? तो वर्णमाला दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये जो अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, हम लोग भाषा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में? भाषा, अर्थात हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो हम लोग देखते हैं भाषा आया कहाँ से, भाषा आया कहाँ से और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबको समझते हैं, देखते हैं और समझते चलते हैं। और वर्णमाला को पूरा अध्ययन क्रम से धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद करना दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आया होगा हमारे इससे हिंदी भाषा को लेकर के। अगर एक छोटा सा बच्चा पैदा भी होता है ना, तो उसके मुंह से एक चीज़ निकलती है, ध्वनि। ठीक है दोस्तों, क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, ध्वनि। तो याद रखना आप लोग, ध्वनि क्लियर है? ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि निकलती है तो समझना, फिर ध्वनि को ही हम उसका लिखित रूप कर दें, उसका उच्चारित रूप कर देते हैं, तो ध्वनि का ही इसी के समरूप क्या बन जाता है आप लोग का? वर्ण बन जाता है। वर्ण को यदि हम और थोड़ा सा उसको समझने का, चिन्हांकित रूप से लिखने का कोशिश करेंगे तो अक्षर बन जाता है। क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है, अक्षर। तो अर्थात ध्वनि, वर्ण, अक्षर तीनों एक ही समतुल्य है, लेकिन अलग अलग अर्थ निकलता है दोस्तों। याद रखते चलना है, बता रहा हूँ, ध्वनि, वर्ण, अक्षर। इसके बाद देखा जाए तो इसी अक्षर का समूह या वर्ण के समूह से आप लोग हमारा क्या बन जाता है? आप लोग का शब्द बन जाता है, शब्द। इस शब्द को हम लोग पद भी कहते हैं, जो एक अर्थ देने लगता है। जो शब्द अर्थ दे, अर्थात जो वर्ण मिलकर शब्द बने और वो अर्थ दे, तभी वो शब्द है, उसको हम लोग पद भी बोलते हैं। इसके बाद याद रखना है, पद के बाद आगे बढ़ते हैं। इस पद में उपबंध बनता है, उपबंध। अर्थात उपबंध कहने से तात्पर्य हमारा पूरा जो है शब्द अर्थ देगा, लेकिन पूर्ण रूप से अर्थ नहीं देगा। जैसे कि मैं पानी, मैं खाना, तो खाना को फेंकूंगा कि खाऊंगा, पानी को पीऊंगा कि क्या करूंगा पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं पानी पीऊंगा बोलूंगा तो एक पूर्ण वाक्य है। लेकिन इस उपबंध में हमारा पूर्ण वाक्य नहीं बनता। फिर उपबंध के समूह से बन जाता है आप लोग का उपवाक्य। क्या बन जाता है? उपवाक्य। और इस उपवाक्य के तात्पर्य है कि हमारा वाक्य पूर्ण नहीं रहता। फिर उपवाक्य के बाद बनेगा आप लोग का, हमारा उपवाक्य के समूह से बन जाएगा आप लोग का वाक्य बन जाएगा। और इस वाक्य के पूरा अब हम लोग समझ सकते हैं वाक्य को। ठीक है, इस वाक्य के समूह से एक भाषा बन जाएगा आप लोग का दोस्तों। क्या बन जाएगा? भाषा बन जाएगा। अब वो भाषा है हमारा हिंदी भाषा बन सकता है, उर्दू बन सकता है, जो भी बन सकता है दोस्तों। तो उसी भाषा को हम लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग का अध्ययन करेंगे।
भाषा अर्थात हिंदी, तो आज हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा के अंदर वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसी प्रकार भाषा या वर्णमाला का सबसे छोटी इकाई क्या है करके पूछा जाता है। तो भाषा अर्थात देखो भाषा या बोला वर्णमाला, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्वनि दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारा वर्णमाला में अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। तो देखा जाए तो आप लोग का देखा जाए तो क्या है, भाषा या वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला। तो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, ध्वनि। क्योंकि ध्वनि हमारा सबसे प्रारंभ होता है ना, एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसके मुंह से ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को समझने के लिए हम लोग कुछ उसको लिखित रूप से उच्चारित रूप से करते हैं, अर्थात समझना। ठीक है, क्या समझना, देखो तो ये ध्वनि जो होता है, ध्वनि हमारा वर्ण का क्या रूप होता है, ध्वनि वर्ण का एक कथित रूप होता है दोस्तों। कौन सा रूप होता है, कथित रूप, याद रखना, कथित रूप याद रखना। अर्थात कहने का तात्पर्य है ध्वनि जो है हमारा वर्ण का एक कथित या उच्चारित रूप होता है, कथित या उच्चारित, याद रखना, कथित या उच्चारित रूप होता है, कथित या उच्चारित याद रखना है। इसके बाद याद रखना, अब ये हमारा ये ध्वनि की बात हो रही है। ध्वनि की बात अगर हमें वर्ण पूछ देगा, वर्ण को, तो वर्ण को पूछ देगा तो मान के चलो वर्ण क्या है, तो वर्ण जो हमारा है ये ध्वनि का आप लोग का लिखित रूप होता है। कौन सा रूप होता है, लिखित रूप, लिखित रूप है ध्वनि, लिखित रूप है। वर्ण क्या, ध्वनि का लिखित रूप होता है। ध्वनि को हम लिखेंगे तो वो उसका वर्ण रूप हो जाएगा, लेकिन वर्ण को बोलेंगे तो उसका ध्वनि का लिखित रूप हो जाएगा। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और हमारा ध्वनि वर्ण का कथित रूप है। समझ आ रहा है, इतना है दोस्तों। इसके बाद देखें हम लोग आगे बढ़ें, देखो ये हमारा हो गया ध्वनि। अब देखो वर्ण क्या है, वर्ण क्या होता है, और ये हमारा अक्षर क्या होता है, वर्ण अक्षर क्या होता है। अक्षर के बाद देखा जाए तो आप लोग का जो शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द उसके बाद शब्द दिया है, तीनों हम लोग को एक ही लगता है, समझ में नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर अलग अलग अर्थ होता है, वर्ण का अलग अर्थ होता है, अक्षर का होता है, शब्द का, तीनों का अलग अलग होता है। अगर हम वर्ण के बारे में समझें तो वर्ण के बारे में समझें, देखो क्या हो जाएगा, मान के चलो हम लिखे आ, ई, उ, बड़ा उ, ए, ये सभी हमारा वर्ण है। जो वर्ण जो अलग अलग मतलब किसी भी शब्दों का मिलावट नहीं होता, वो स्वयं में एक मूल रूप होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी हमारा स्वयं है, हमारा किसी से मिलकर नहीं बना है, ई भी सब स्वयं में एक मूल शब्द है जो किसी से नहीं मिला है, किसी से मिलकर नहीं बनता, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। और वो देखो वर्ण से, ये वर्ण से मिलकर क्या बन जाएगा, आपका अक्षर बन जाएगा। जैसे कि मैं लिख दूंगा, मान के चलो मैं लिख दिया नाम, क्या लिख दिया, नाम। नाम में कितना अक्षर है, ठीक है, नाम में हमारा ना प्लस म, ये कितना अक्षर, 2 अक्षर से मिलकर बना है, अर्थात इसमें 2 अक्षर है। कितना अक्षर है, 2 अक्षर। किसमें, नाम में। नाम में आप लोग का कितना अक्षर है, तो 2 अक्षर है, 2 अक्षर है नाम में। लेकिन आप लोग का शब्द पूछा जाएगा, इस नाम में कितना शब्द है देखिए, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर देखो ये नाम में अगर पूछा जाए तो नाम हमारा एक ही शब्द है, नाम हमारा कितना शब्द है, 1 शब्द है। नाम में कितना शब्द है दोस्तों, 1 शब्द। अगर देखा जाए, देखो एक समझना, अगर मैं लिख दिया यहाँ पर राम, क्या लिख दिया, राम। राम में कितना शब्द है करके पूछा जाएगा, तो मान के चलो हमारा 1 शब्द है, क्योंकि राम हमारा एक शब्द है। लेकिन इसको हम लोग अगर इसमें कितने अक्षर है करके पूछा जाएगा, तो कितना अक्षर है करके, तो याद रखना रा और उमा को तोड़ेंगे तो कितना अक्षर दिख रहा है आप लोग को, 2 अक्षर। तो इसमें 2 अक्षर है दोस्तों। अगर बात कर दिया जाएगा वर्ण की, इसमें कितने वर्ण हैं, तो याद रखना वर्ण में देखो एक र है, र के बाद प्लस आ है, आ जुड़ा हुआ है, फिर म है, म में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार 1 2 3 4 इसमें वर्ण है दोस्तों। कितने वर्ण हैं, 4। तो ये राम में 1 शब्द और अक्षर 2 और वर्ण 4। इसी प्रकार दोस्तों सभी हमारा ये वर्ण, अक्षर, शब्द सब अलग अलग रूप होता है।
ठीक है, रूप एक ही होता है लेकिन अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखो ये हमारा पद शब्द जो है, शब्द को ही पद बोलते हैं। उपबंध से उपबंध से उपवाक्य बन जाता है जो पूरा अर्थ नहीं देता। उसके बाद जो अर्थ दे अच्छा शब्दों के समूह से एक वाक्य बन जाता है, फिर वाक्य से मिलकर एक भाषा बना लेता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से हमें क्या सीखें, वर्ण समझे, अक्षर को समझे, शब्द को समझे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगले कि अब ये जो हमारा ध्वनि वर्ण अक्षर को समझे, अब क्या क्या है वर्णमाला। अब वर्णमाला को हम डिटेल समझते हैं। ये हमारा अलग अलग जगह पर लिखा है, जैसे कि म, क, स, न, ये तो हमारा सभी वर्ण है। स्वयं मूल में एक क्या है आप लोग का वर्ण है। लेकिन अगर वर्णमाला पूछा जाएगा तो देखो वर्णमाला क्या है। इतना लिख लो तो हेडिंग मतलब देख लो, अगर इतना नहीं लिखे होगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और कॉपी तो प्रॉपर नोट्स बनाते ही चलना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो अब समझते हैं हम लोग क्या समझते हैं। अब देखो समझना, अब समझते हैं हम लोग वर्णमाला। क्या समझते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा, ये वर्णमाला है क्या। तो देखो दोस्तों वर्णमाला क्या है समझो। तो वर्णमाला देखो, वर्णों का, वर्णमाला जो है वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को, अगर समूह नहीं रहे तो क्रम लिखा रहेगा, समूहों को, क्रमों को, क्रम को या समुदाय को, या समुदाय को। तो देखो वर्णों के व्यवस्थित समुदाय या क्रम या समूह किसी को भी दे सकता है। तो वर्ण लिखा जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित आप लोग का समूहों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदायों को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। ऐसा दोस्तों, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम लोग, समुदाय या चाहे क्रमों को वर्णमाला कहते हैं। क्या है, वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णमाला है। क्लियर है, इस प्रकार हम लोग वर्ण का समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, देखो मान के चलो पूछा जाएगा ध्वनि। ठीक है, ध्वनि पूछा जाए, वर्ण पूछा जाए, तो समझना क्या समझोगे। तो ध्वनि जो है हमारा वर्ण का, वर्णमाला के सबसे छोटी इकाई होता है, अर्थात ध्वनि भाषा बोल सकते हैं। ध्वनि भाषा की या भाषा का है ना, भाषा का सबसे छोटी इकाई है भाई, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। अगर ध्वनि नहीं रहे तो ऑप्शन में वर्ण रहे तो वर्ण को लगाना है, जो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई लगाना है। ध्वनि वर्ण अक्षर नहीं रहे तो पद या शब्द को लगाना है। इस प्रकार से समझते चलना दोस्तों। ये ध्वनि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये हो गया। इसके बाद देखा जाए आप लोग का, तो मैं और क्या बताया शुरू में, और शुरू में बताया ध्वनि जो है आप लोग का, देखो ध्वनि क्या है आप लोग का, ध्वनि वर्ण की क्या होती है, वर्ण का कथित रूप होता है, वर्ण का कथित या उच्चारित रूप। ठीक है, लेकिन आप लोग का पूछा जाएगा वर्ण को, तो वर्ण जो है, वर्ण ध्वनि का क्या होता है, ध्वनि का क्या होता है जी, लिखित रूप होता है। इसको लिखते हैं आ ई करके। क्लियर है, लिखित रूप होता है। इस प्रकार ध्वनि और वर्ण का हो जाता है। और अक्षर हमारा जो वर्णों से मिलकर अक्षर बनता है उसको कहते हैं। और शब्द को तो आप लोग देखे ही, अक्षरों का समूह से शब्द बनता है जो एक अर्थ रहता है। इस प्रकार क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वर्ण और अक्षर बन जाता है दोस्तों। देखो तो फिर एक बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ये हमारा जो समूह, किसका समूह है आप लोग का, देखो आपका जो वर्ण जो समुदाय है, जैसे कि वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है, क्रम है, समुदाय जो समूह है, तो किसका समूह है, वर्णों का समूह है। तो हमें वर्णों का समूह समझना है। तो वर्णों का समूह, तो वर्ण क्या है सबसे पहले देखो, वर्ण तो अ क म स न, ये सभी हमारा वर्ण है, वर्ण सभी वर्ण है। लेकिन इस वर्ण का कोई व्यवस्थित क्रम ही नहीं है, इसे कोई समुदाय ही नहीं है, तो कहाँ से वर्णमाला कहलाएगा। इसीलिए हमें इसको एक व्यवस्थित क्रम में इसको जमाना पड़ेगा, तभी क्या है आप लोग का वर्णमाला है। तो देखो इसको हम आ ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ अंक अहा, सबको एक हम लोग क्रम के अनुसार बनाएं, एकदम क्रम या समुदाय के समूह के रूप में, क्रमों से एकदम
क्रम के अनुसार बनाएंगे तभी तो हमारा क्या बनेगा, एक वर्णमाला बनेगा। अगर माला ही हम लोग गुच्छा ला फूल के गुच्छे उसको गूँथेंगे नहीं, हार में भगवान में ईश्वर में मतलब है ना, उसको श्रद्धा के लिए हमारे भगवान में देवी देवताओं में चढ़ाने के लिए माला नहीं बनाएंगे तो क्या माला गुच्छा बनेगा, क्या नहीं बनेगा, व्यवस्थित क्रम से नहीं जमाएंगे तो व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे तभी तो वर्णमाला बनेगा। तो वर्णों के व्यवस्थित, यही वर्णों के वो जो वर्णों का व्यवस्थित समूह जो क्रम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यही आप लोग का क्या है, आप लोग का वर्णमाला है, यही वर्णमाला है। क्लियर है? जब वर्णों का व्यवस्थित समूह स्टेप बाय स्टेप आएगा ना तभी होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखेंगे एकदम क्रम से अ आ ई बड़ा ई उ बड़ा उ ए री, ठीक है, ओ औ अंग अह, अभी व्यवस्थित क्रम में रही, यही सभी हमारा वर्णमाला है। तो हमारे हिंदी भाषा में वर्णमाला कितने होते हैं करके पूछा जाता है, तो हमारे हिंदी भाषा में वर्णमाला 52 होते हैं। अर्थात हमारे हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या पूछाएगा, वर्णमाला 52 नहीं, हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होता है करके पूछा जाएगा, तो लगाना है आप लोग को 52। तो याद रखना, वर्ण में अर्थात वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है जी, याद रखना है आप लोग को, 52 होती है, 52। तो ये 52 आप लोग तो सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है कितनी है, 52 है। तो अ से आप लोग का पूरा सरा तक याद होगा, है ना, अ आ ई है ना, सबको याद रखना है, सबको याद हो, उसके लिखने की जरूरत है, उसको आप लोग लिख लेना 52 वर्ण होता है करके। तो ये 52 वर्ण, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 52 वर्ण होता है। ठीक है, 52 वर्ण हमारे वर्णमाला में। अब इसी वर्ण को अलग से विभाजित करके पढ़ेंगे तो किसको स्वर कहते हैं, किसको व्यंजन कहते हैं, किसको अयोगवाह कहते हैं, किसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, किसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसको हम लोग विभिन्न आधार से आप विभाजित करके अध्ययन करेंगे हमारे वर्ण को। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गए होगी, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना और मैं समझा दूंगा, लेकिन प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलना दोस्तों। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं अब क्या आ गया, आप लोग का वर्ण आ गया। ठीक है, वर्ण। अब इसको हम लोग वर्णों के समूह से क्या बना था, अक्षर। ठीक है ना, तो वर्ण बोलो चाहे अक्षर बोलो, इसको हम लोग दो भाग में हम लोग अध्ययन, इसको दो भाग में बांट क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसको दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, एक समझ सकते हो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा याद रखना व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखो कितने रूप में बांट सकते हैं वर्ण या अक्षर को, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो देखो याद रखना, सबसे पहले स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, सबको समझते चलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले याद रखना, क्या याद रखोगे, देखो सबसे पहले याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे, स्वर वर्ण। देखो स्वर वर्ण, ठीक है, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसको याद रखना। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही हमारा स्वर वर्ण है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। सिंपल भाषा में अ आ ई उ ए यही सभी हमारा क्या है, स्वर वर्ण होता है। जिनके परंपरागत रूप से देखा जाए तो इनकी जो संख्या होती है कुल 13 होती है। कितना, 13। इसको जब मैं स्वर को स्टार्ट करूँगा पढ़ाना तो सबको बताऊँगा, मुख्य या मानक रूप या लिखित रूप से 11 होता है कुल। ठीक है, अब देखो ये हमें स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, इस स्वर को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। स्वर वर्ण को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, यह स्वयं में क्या है, एक मूल है। ठीक है दोस्तों, है ना, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर वर्ण बोलते हैं। अ आ ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए री ओ औ अंग अह। क्लियर है दोस्तों, इतना होता है। तो मुख्य रूप से कुल हमें 13 क्या होता है आप लोग का, स्वर होता है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा
सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगा कितना स्वर वर्ण होता है करके तो 13 लगाना, अगर सेंट्रल पूछेगा रेलवे एसएससी के एग्जाम दोगे तो। लेकिन हमारा व्यापम से जी पूछेगा मुख्य रूप से, लिखित रूप से या मानक रूप से कितना होता है करके, तो आप लोग को 11 लगाना पड़ेगा। ये हमारा जो आप लोगों का क्या है, जो अंक और आह है, इसको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह, न तो ये पूर्ण व्यंजन है और न तो ये पूर्ण स्वर है, ठीक है। ये दोनों के मध्य में आता है। अंक को हम लोग, जो अंक का मात्रा है इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं। और जो अह है इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसको अयोगवाह माना गया है। और टोटल जो 11 है इसको मुख्य रूप से या मानक रूप से या लिखित रूप से 11 स्वर माना गया है, ठीक है। और अर्थ के आधार पर री को हटा देते हैं, तो री को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर आप लोगों का 10 स्वर हो जाएंगे। कितने स्वर? 10 स्वर हो जाएंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 10। और आप लोग का परंपरागत रूप से, परंपरागत अर्थात प्राचीन काल से चलते आ रहा है, तो परंपरागत रूप से आप लोग की संख्या कितने स्वरों का? तो 13। लेकिन आप लोग कब पूछ देगा? मानक रूप से पूछ देगा, या लिखित रूप से पूछ देगा, या आप लोग का मुख्य रूप से पूछ दिया जाएगा, या उच्चारण के रूप में पूछ दिया जाएगा। तो ये सभी के रूप से क्या होता है? आप लोग का स्वरों की संख्या 11 होती है। कितना? स्वरों की संख्या 11। चाहे उच्चारण हो, चाहे मानक हो, चाहे लिखित रूप से पूछा जाए तो क्या होता है? आप लोग को 11 होता है। क्लियर है? इतना याद रखना है। ये स्वर है दोस्तों। अभी आगे और बढ़ेंगे। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं? देखो व्यंजन, व्यंजन याद रखना है दोस्तों। देखो ये हमारा स्वर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन, देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या है समझना। अगर व्यंजन की बात किया जाए, किसके बात किया जाए? व्यंजन की। तो व्यंजन ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर वर्ण के सहायता से। तो स्वर वर्ण के सहायता से, स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाला वर्ण, से बोले जाने वाला वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वर वर्णों के सहायता से देखो, जैसे कि मान के चलो हमारे पास क है, ख है, ग है या रा है, ये सभी हमारा व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण को हम लोग स्वर के सहायता से बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो एक क है, तो क बोल रहे हैं तो लास्ट में अ जुड़ रहे हैं ना, क अ आ रहा है तो अ। देखो क हमारा स्वर के सहायता से बोला जा रहा है। ख को देख लो, ख में भी आप लोग का अ लगा है। अगर ग को देखोगे तो आप लोग का ग में भी अ लगा हुआ है। रा को देखोगे आप लोग रा को, तो क्या लगा है? रा में आप लोग का र प्लस आ लगा है। समझ रहे हो? तो स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पूरा स्वर वर्ण को विभाजित करके देखेंगे कि क्या क्या स्वर वर्ण होता है, क्या क्या विभाजित किया गया है, कितने आधार पर इसको विभाजित किया गया है, सबको समझते चलते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब अच्छे से समझते चलना, याद करते चलना, वीडियो को एकदम धीरे से करते देखते चलना, पूरा समझते चलना। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। अच्छे से समझते चलो, प्रॉपर नोट्स, कॉपी नोट्स बनाते चलो। ऐसा किसी बुक और किसी नोट्स में आप लोग को नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक एकदम कॉन्सेप्चुअल अवधारणा के साथ आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। लाइक करते हो तभी मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। चलो तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। स्वर वर्ण को हेडिंग डालना आप लोग को, स्वर वर्ण। हेडिंग डालना है आप लोग को, क्या डालना है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। तो चलो देखो स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण अभी बताया मैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण है या स्वर वर्ण कहते हैं, जो भी है। जो कि अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है?
सामान्य तौर पर 13 मानी गई है। सामान्य तौर पर इनकी संख्या कितनी माना गया है? सामान्य तौर पर बोल रहा हूँ, सामान्य तौर पर इनकी संख्या 13 मानी गई है। ठीक है, वो 13 क्या क्या है देखो, सामान्य तौर पर इसे क्या मानी गई है? 13। उसको आप लोग को जानना है 13 क्या क्या है। देखो ठीक है, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, री। ठीक है, उसके बाद ओ, औ, उसके बाद अंक और आहा। इस प्रकार दोस्तों टोटल आप लोग का क्या माना गया है? 13 माना गया है सामान्य तौर पर। ठीक है, तो सामान्य तौर पर बोले या परंपरागत रूप से बोले? परंपरागत रूप से स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। परंपरागत रूप से स्वर वर्णों की संख्या 13। लेकिन याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे? देखो पूछा जाएगा मुख्य या लिखित रूप से या मानक रूप से, मुख्य, लिखित या मानक रूप से, या लिखा जाएगा आप लोग को उच्चारण के रूप से कितना होता है करके। तो याद रखना दोस्तों इसमें 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। 11 याद रखना आप लोग। कितना होता है? मुख्य रूप से, लिखित रूप से या मानक रूप से, उच्चारण रूप से कितना होता है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना 11 होता है। 11 क्लियर है? तो 11 क्या क्या है? जो अंग और अहा इसको हटा दिया जाता है क्योंकि ये अयोग वहाँ में आता है, बताया हूँ मैं। ठीक है, तो 11 है दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी 11 को आप लोग को लिखित, मुख्य रूप से, लिखित रूप से, मानक रूप से, उच्चारण रूप से कहा जाता है। क्लियर है? अब देखा जाए तो क्या करना है, देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा, तो अर्थ के आधार पर देखो, अर्थ के आधार पर वर्णों की संख्या अर्थात स्वर वर्णों की संख्या 10 होती है। तो 10 क्या क्या हो जाएगा देख लो आप लोग, क्या क्या 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10, हम लोग किसको हटा देंगे? आप लोग का जो री के मात्रा है इसको हटा देंगे, तो कितना बच जाएगा? आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और आओ। ठीक है दोस्तों, इतना बच जाएगा आप लोग का 10। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये स्वर वर्ण को कितने कितने आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप लोग, इतना याद रहेगा, सबको याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण के बाद देखो परंपरागत रूप से पूछा जाएगा तो 13, अगर पूछा जाएगा मुख्य या मानक रूप से या लिखित रूप से तो 11, अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो 10। इस प्रकार से आप लोग का स्वर वर्ण हो गया। अब इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। तो इसको विभिन्न आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, स्वर वर्ण को विभिन्न आधार पर विभाजित किया गया है। तो क्या कैसे विभाजित किया गया है देखो, याद रखना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसको, आप लोग याद रखना, मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखो मैं क्या बोला, मात्रा बोला हूँ, मात्रा। तो याद रखना है आप लोग को मात्रा या उच्चारण। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार क्या क्या है देखो, तो 3 प्रकार का होता है। तो पहला याद रखना ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा याद रखना है दीर्घ स्वर। तीसरा याद रखना है प्लुत स्वर। तो किसके आधार पर दोस्तों? मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मात्रा उच्चारण बोल रहा हूँ बार बार, तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोल सकते हो, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? लघु स्वर भी बोल सकते हो। ठीक है, और दीर्घ स्वर को क्या बोल सकते हो? आप लोग को गुरु भी बोल सकते हो। ठीक है, गुरु स्वर। और प्लुत तो प्लुत है। अब देखो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, लघु स्वर किसे कहते हैं, इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ह्रस्व स्वर। ठीक है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर क्या, देखो ह्रस्व स्वर क्या है? ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण हम कम समय में करते हैं, तुरंत कर देते हैं।
कम समय में जिन स्वर वर्णों का उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको देखो ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है आपका, तो ह्रस्व स्वर में आप लोग का अ याद रखना, अ के बाद रखना ई, फिर याद रखना ओ और री। यही हमारा सबसे छोटा कम समय में अ ई उ री। क्लियर है, ये हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर जो कम समय में, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगे क्या कहलाता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। लिख लेना। इसके बाद देखा जाएगा दीर्घ स्वर, तो ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। आप लोग कॉपी में लिखते चलना ना, दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, देखो इसके संख्या है, मान के चलो अ का बड़ा भाई आ, ई का बड़ा दीदी बड़ा ई, ओ का बड़ा भाई बड़ा ओ, उसके बाद री तो खत्म है ना। इसके बाद क्या बच गया, ए ओ औ, ये सभी हमारा क्या है आप लोग का दीर्घ स्वर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगने वाला, अर्थात उच्चारण करते समय जब किसी वर्ण को उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे, क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। या ह्रस्व स्वर से तिगुना मतलब टाइम लगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लुत स्वर कहते हैं। इसको प्लुत स्वर को हम लोग ऐसे गुरु से दर्शाते हैं, जैसे कि मान के लो ओम बोलना है हमें तो ओम ओम। ठीक है, ऐसा याद रखना है, इस प्रकार प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर याद रखना ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इस प्रकार दोस्तों। इसकी साउंड ले सकते हो, रुकना चाहे तो रुक ले, रुकना चाहे तो रुक ले बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, इस प्रकार हो गया हमारा मात्रा और उच्चारण के आधार पर। अब देखते हैं हमारा और अलग से इसको विभाजित करेंगे, किसको, स्वर वर्ण को। चलो करते हैं और विभाजित क्या क्या होगा, देखो। अब देखो, अब ये जो स्वर वर्ण है हम लोग क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो स्वर वर्णों को जो विभाजित कर रहे हैं तो हम लोग किसमें पहले विभाजित किए हैं, पहला हम लोग मात्रा में उच्चारण के आधार पर किए हैं। अब देखते हैं इसको उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं दोस्तों। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से बांटे गए, किसको, स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण को जो हम लोग क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं स्वर वर्ण को। तो स्वर वर्ण का जब विभाजित कर रहे हैं तो इसको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं, दो आधार पर। तो दो आधार क्या क्या है देखो। ठीक है, तो दो आधार याद रखना, सबसे पहले याद रखना मूल स्वर और दूसरा याद रखना संधि स्वर। ठीक है, पहला क्या याद रखोगे, मूल स्वर, और दूसरा क्या याद रखोगे, संधि स्वर याद रखोगे। याद रहेगा। चलो तो देखो, तो याद रखना आप लोग को मूल स्वर किसे कहेंगे। तो मूल स्वर कहने का तात्पर्य है जिसमें किसी प्रकार का स्वर वर्ण नहीं जुड़ता, जो मैं ह्रस्व स्वर बताया हूँ वही आता है। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पर इस मूल संधि स्वर को हम लोग और दो रूप में बांट सकते हैं। ठीक है, एक याद रखना आप लोग मूल दीर्घ अर्थात दीर्घ, और एक याद रखना है संयुक्त, दीर्घ और संयुक्त में बांट सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। देखो, तो सबसे पहले मूल स्वर किसे कहते हैं, ऐसा स्वर वर्ण जो किसी भी स्वर वर्ण से मिलकर नहीं बना होता है, जो स्वतंत्र रूप से होता है, मूल स्वर कहलाता है। देखो इसको मैं बताया था आप लोग को अ ई ऊ करके, ठीक है ना, री को भी ले सकते हो, ये आप लोग का ये मूल स्वर है। लेकिन संधि स्वर जो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है और बड़ा बड़ा होता है, दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, तो चलो देखो, तो जो संधि है याद रखना, जो हमारा कौन संधि स्वर है, दो भागों में बांटा गया है, एक दीर्घ स्वर, एक आप लोग को संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं समझना पड़ेगा। दीर्घ मतलब बड़ा बड़ा जो हमारा स्वर वर्ण आता है उसको दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि मान के चलो देखा जाए तो देखो, दीर्घ में क्या क्या आ जाएगा आप लोग का, दीर्घ में हो जाएगा आप लोग का आ, बड़ा ऊ,
उसके बाद बड़ा ऊ के बाद हो जाएगा आप लोग का बड़ा ई, आ बड़ा ओ बड़ा ई, ये हमारा दीर्घ स्वर में आता है। क्लियर है। और अगर पूछा जाए इसी दीर्घ को हम लोग क्या कर सकते हैं, और मूल में मतलब मूल दीर्घ भी कह सकते हो, ठीक है। और संयुक्त स्वर में पूछा जाए तो संयुक्त स्वर में क्या क्या आएगा आप लोग का, ए ओ आओ, ये हमारा संयुक्त स्वर है। क्लियर है दोस्तों, यह क्या है हमारा संयुक्त स्वर है। तो अब पूछा जाएगा मूल दीर्घ मतलब जो दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो देखो 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब बताता हूँ आप लोग को, देखो जो ये है दीर्घ है हमारा, जो दीर्घ है, तो दीर्घ को समझो तो आप लोग, दीर्घ में क्या क्या दिया है, आ दिया है, आ के बाद बड़ा ऊ दिया है, बड़ा ऊ के बाद क्या दिया है आपका बड़ा ई दिया है। तो देखो ये आप लोग का समान स्वर वर्णों से मिलकर बना है, अ प्लस अ से क्या मिलकर बनता है, आ। अगर देखा जाएगा आप लोग का छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ, ठीक है। अगर देखा जाए छोटा ई प्लस छोटा ई से देखा जाए तो मिलकर क्या बनता है, बड़ा ई। तो जो समान स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। मूल स्वर भी बोल सकते हो, है ना, मूल स्वर का दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ का मूल स्वर, दीर्घ का मूल स्वर है ये। दीर्घ मतलब बड़ा बड़ा, आ बड़ा ऊ बड़ा ई, तो ये हो गया आप लोग का क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। जिसकी संख्या कितनी है, 3 है, 3 बार बार बोल रहा हूँ। अगर देखा जाएगा आप यहाँ पास क्या है आपका, देखो तो एक किसकी से मिलकर बना होता है, ये संयुक्त स्वर, तो ये अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना है, अ प्लस ई, ये अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बनने वाला वर्ण को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। देखो तो अ प्लस ई किससे मिलकर बना है, ठीक है, अ प्लस ई से मिलकर ए बना है, ए। अगर देखा जाए तो अ प्लस ए से मिलकर क्या बना है, ए बना है। और आप लोग का अ प्लस कहा जाए अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ से क्या बना है, ओ बना है। और अ प्लस ओ से क्या बना है, औ बना है। तो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना है ना भाई, तो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए क्या है वो संयुक्त है। क्लियर है। तो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना है तो क्या हो गया हमारा संयुक्त स्वर हो गया, जिसकी संख्या कितने हैं, 4 है, देख सकते हो। इस प्रकार से हम लोग ये विभाजित किए। तो स्वर वर्णों को हम लोग किसी उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, उत्पत्ति के आधार पर 2, लेकिन उच्चारण और मात्रा के आधार पर 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और आप लोग का फिर से बता रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पर देख लो, उत्पत्ति के आधार पर 2 आप लोग का मूल और संधि, संधि को दीर्घ और संयुक्त अलग से और बांटे हैं। क्लियर है। इस प्रकार से समझ लेना और अपने कॉपी को नोट से बनाते जाना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो लिख लो, यस आप लोग का क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो ये। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया आप लोग उत्पत्ति उच्चारण मात्रा के आधार पर बांट लिए। अब बांटते हैं हम लोग हमारे शरीर के अंगों के अनुसार। तो शरीर के अंगों के अनुसार अब बांटते हैं, चलो याद करना है ना। तो देखो शरीर के अंगों के बारे में, मतलब शरीर के अंगों के आधार पर, अंगों के आधार पर, शरीर के अंगों के आधार पर स्वरों के, स्वर वर्णों के क्या करेंगे भाई, विभाजित करेंगे। स्वर्ण वर्णों को विभाजित करो, विभाजित। तो देखो इसको जब इसको वर्गीकृत करेंगे, विभाजित करेंगे किसके आधार पर, शरीर के अंगों के आधार पर। तो शरीर के अंगों के आधार पर हम इसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांट सकते हैं। एक आप लोग को जीभ के आधार पर, दूसरा बांट सकते हैं हम लोग इसको मुंह के खुलने या बंद होने या बोलने के आधार पर, और एक ओंठ के फरकने या ओंठ के बंद या खुलने के आधार पर। तो अर्थात जीभ के आधार पर, फिर आप लोग का मुंह के आधार पर, फिर आप लोग का ओंठ के आधार पर। तो तीनों के आधार पर बांट के देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे आप लोगों का, सबसे पहले देख लेते हैं जीभ के आधार पर। किसके आधार पर, जीभ के आधार पर, ठीक है। देखो तो जीभ के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग क्या क्या, देखो जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। क्या क्या,
याद रखना, देखो अग्र, मध्य और पश्च, याद रखना अग्र स्वर वर्ण, मध्य स्वर वर्ण और पश्च स्वर वर्ण। अग्र, मध्य और पश्च स्वर वर्ण 3 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? तो याद रखना आप लोग जीव के आधार पर। तो जो जीव के आधार है दोस्तों, तो जीव के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटे, अग्र, मध्य और पश्च। तो हम लोग अग्र स्वर्ण किसे कहेंगे? ऐसा देखो हमारे जो जीव है, ये जीव है हमारा 3 भागों से बना होता है दोस्तों। कितने भागों से? 3 भागों से। ये अग्र है, ये मध्य है, पश्च है। अग्र, मध्य, पश्च, क्लियर है? तो जब हमारा स्वर वर्ण बोल उच्चारण करने समय जब अग्र जीभ से निकले उसको क्या कहते हैं? अग्र स्वर वर्ण कहते हैं। और जब ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मध्य जीभ काम करे, क्या होता है आप लोग का? मध्य स्वर वर्ण कहलाता है। और ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा पश्च जीभ आगे वाला काम करे उसको क्या बोलते हैं? पश्च स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लेना इसको। तो इसके बाद हम देखो, तो अग्र स्वर वर्ण में याद रखना जब अग्र जीभ काम करे, तो अग्र स्वर वर्ण में दोस्तों आप लोग याद रखना ई, बड़ा ई, ए और ए। ठीक है, ये हमारा 4 होता है। तो अग्र स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4, ई, बड़ा ई, ए और ए, क्लियर है? लेकिन हमारा मध्य स्वर है ना, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो जीभ के आधार पर मध्य स्वर हमारा आप लोग का हो जाएगा अनार के अ। क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखना है अनार के अ। तो अ केवल आप लोग का मध्य स्वर में आता है, जो कि इसकी संख्या कितने है? 1 है। अब बात करते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर में आप लोग का ले सकते हो कि दोस्तों देखो पश्च स्वर में क्या क्या दिख रहा है। पश्च स्वर में आप लोग को जो बचे सभी पश्च स्वर में है। आ बच गया, आ के बाद आप लोग का क्या बच गया है? देखो आ के बाद बच गया आप लोग का ओ बच गया, बड़ा ओ बच गया, उसके बाद ओ बच गया, फिर आप लोग का क्या बच गया? औ बच गया। ये सभी हमारे किस में आता है आप लोगों का? सभी हमारा पश्च स्वर में आता है। क्लियर है दोस्तों? 3 2 5 और 5 10 अर्थ के आधार पर इतना होता है। इसी को हम लोग अर्थ के रूप में समझते चलते हैं। तो ये हो गए आप लोग का हमारे जीव के आधार पर। अब जीव के आधार के बाद देखते हैं हम लोग, ये पहला जीव के आधार में हो गया। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा याद रखना दोस्तों आप लोग, दूसरा जो है आप लोग मुंह के खुलने के आधार पर या मुंह के प्रयोग के आधार पर, मुंह के आधार पर, ठीक है। तो मुंह के आधार पर क्या क्या हो जाएगा इसको देखते हैं, चलो। तो याद रखना मुंह के आधार पर, तो मुंह के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक ओपन, एक सेमी ओपन, एक क्लोज, एक सेमी क्लोज, अर्थात खुला, अर्ध खुला, बंद और आप लोग का अर्ध बंद। तो इसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं दोस्तों। 1 2 3 4, 4 भाग में बांट सकते हैं। वो 4 भाग क्या क्या है देखो। तो सबसे पहले याद रखना ओपन, याद रखना है। क्या याद रखना है? ओपन। पहले याद रखना ओपन, ओपन अर्थात आप लोग का क्या हो जाएगा? विपरीत। हिंदी में ओपन को विपरीत कहते हैं। इसके बाद याद रखना सेमी ओपन। क्या है? सेमी ओपन। तो सेमी ओपन तात्पर्य आप लोग का अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत याद रखना है, अर्ध विपरीत। इसके बाद याद रखना है क्लोज। क्लोज को क्या कहते हैं हम लोग? बंद कहते हैं। ठीक है, तो इसको बंद को हम लोग क्या बोल सकते हैं? संवृत कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत याद रखना, संवृत, संवृत याद रखना, संवृत। और आप लोग का सेमी क्लोज, सेमी क्लोज को क्या कहेंगे आप लोग का? सेमी क्लोज को हम लोग अर्ध संवृत कहेंगे, अर्ध संवृत। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हम लोग मुंह के आधार पर कितने बांटे हैं? 4। तो मुंह के आधार पर हो जाएगा आप लोगों का 4 हो जाएगा। इतना को याद रखना है। तो देखो, तो इसमें सबसे पहले याद रखना विपरीत किसे कहते हैं, अर्ध विपरीत किसे कहते हैं, संवृत किसे कहते हैं और अर्ध संवृत किसे कहते हैं। इसका परिभाषा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों आप लोग, क्या याद रखोगे? देखो, तो विपरीत ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है वो विपरीत कहलाता है। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह लगभग आधा खुलता है उसको अर्ध विपरीत कहते हैं। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह बंद हो जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लगभग बंद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग का? संवृत कहते हैं। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा आधा मुंह बंद होता है उसको क्या कहते हैं? अर्ध संवृत कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? कॉपी में लिख लेना इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा क्या है? इनके उच्चारण में अपना मुंह क्या होता है जी? पूरा खुला हो जाता है। तो आ करके बोलते हैं हम लोग, आ, आम के आ,
तो आ हमारा क्या है आप लोगों का विवरित स्वर वर्ण है मुंह के आधार पर। अगर देखा जाएगा, ठीक है, अर्धविवरित किससे कहते हैं, संवरित किससे कहते हैं, तो आप लोग याद रखना अर्ध संवरित में देखो सबसे पहले ये तो खुला हो गया, बंद वाला को देख लो, खुले के बाद बंद को देख लेंगे। तो इसमें संवरित स्वर वर्ण किसे कहते हैं करके पूछा जाएगा, तो संवरित में याद रखना आप लोग ई, बड़ा ई और आप लोग ऊ और बड़ा ऊ याद रखना। इन चारों को क्या बोलते हैं, संवरित कहते हैं। बोल के देख लो, है ना, मतलब बंद ई ऊ बंद ही रहता है लगभग हमारा मुंह, इसीलिए क्या होता है ये हमारा संवरित होता है, क्लोज होता है। इसके बाद देखते हैं अर्धसंवरित। अर्धसंवरित में हमारा जिससे हमारा ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा क्या होता है, मुंह लगभग आधा बंद रहता है, उसको क्या कहते हैं, अर्धसंवरित कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। याद रखना क्या क्या, देखो तो ए और ओ, इसकी संख्या 2 होती है, ए और ओ। संवरित की संख्या 4 और आप लोग का विवरित पूछा जाता है, इसकी संख्या भी कितना है, 1 है। बच गया अर्धविवरित, तो जो बच गया अर्धविवरित हमारा, तो उस अर्धविवरित को आप लोग करो। अर्धविवरित में क्या क्या बच गया, अ बच गया, अ के बाद क्या बच गया, देखो अ के बाद औ बच गया, औ के बाद क्या बच गया, जो बचे, जो सभी बचे क्या आ जाएगा आप लोगों का, ए है ना, ऐ बच गया, ऐना के ऐ, ठीक है। इस प्रकार से अर्धविवरित हो जाएगा, अ ऐ क्या हो जाएगा आप लोग का, अर्धविवरित हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इन तीनों के अलावा जो बचेगा वो सभी आप लोग का अर्धविवरित हो गया। ये हमारा मुंह के आधार पर हो गया। अब हम देखते हैं किसके आधार पर, ओठ के आधार पर। किसके आधार पर, ओठ के आधार पर देखते हैं। चलो ओठ के आधार पर देख लो। ओठ के आधार पर, तो ओठ के आधार पर दोस्तों ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो ओठ के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है, याद रखना कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है विवरित, एक होता है क्या होता है, विवरित, और एक होता है दूसरा संवरित। नहीं सॉरी, ये क्या हो जाएगा आप लोग का, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। क्या हो जाएगा, ओठ के आधार पर बता रहा हूं, 1 मिनट। देखो दोस्तों, ओठ के आधार पर देखा जाए तो ओठ के आधार पर 2 प्रकार से होता है। अगर देखा जाए हम तीसरा बांटते हैं ओठ के आधार पर, तो ओठ के आधार पर 2 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से, 2। एक होता है आप लोग का वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरा होता है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब देखते हैं हम लोग वृत्तमुखी किसे कहते हैं और अवृत्तमुखी किसे कहते हैं। तो वृत्तमुखी उसे कहते हैं ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा जो ओठ है, ओठ, ठीक है, हमारा ओठ है कैसे हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, वृत्त आकार हो जाता है, उसको हम लोग वृत्तमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं दोस्तों, उसको वृत्तमुखी कहते हैं। जब उच्चारण के समय ओठ गोलाकार हो जाए, और ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह वृत्ताकार गोलाकार नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अवृत्तमुखी कहते हैं। तो देखो, तो जो वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी किसे कहेंगे, इधर ध्यान दो। वृत्तमुखी में ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इसमें हमारा हो रहा है ना भाई, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ऐसा वृत्ताकार हो जाता है, इसीलिए हमें क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। और अवृत्तमुखी में, अवृत्तमुखी में याद रखना है दोस्तों, अवृत्तमुखी में जो हमारा ओठ जो है, ओठ हमारा नहीं होता, वृत्ताकार नहीं होता। तो किस किस में नहीं होता, याद रखना हमारा, देखो अ, आ, ई, बड़ा ई, ठीक है, इसमें नहीं होता ना। और क्या क्या बच गया, उसके बाद देख लो, है ना, उसके बाद ए, ऐ, इस सब में हमारा जो क्या है, जो ओठ है वृत्ताकार नहीं होता, इसलिए अवृत्तमुखी होती है। इस प्रकार हमारे शरीर के अंग जो हमारा जीभ, मुंह और आप लोग का ओठ के आधार पर बांटते हैं दोस्तों। इस प्रकार याद रखना, पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा नोट्स बनाते चलो अच्छे से, हमेशा के लिए काम आएगा। ऐसा नोट्स कभी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी जगह, ठीक। अब हमारा हो गया ये किसके आधार पर हो गया। अब देखते हैं हम लोग श्वास लेने के आधार पर और छोड़ने के आधार पर। जब श्वास लेते हैं
ठीक है, श्वास। तो अब हम लोग देखते हैं आप लोग का श्वास के आधार पर, किसके आधार पर, श्वास के आधार पर, श्वास लेने एवं, है ना, श्वास मतलब वायु, है ना भाई। तो श्वास हम किससे लेते हैं, याद रखना। इसके आधार पर हम लोग इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। स्वर वर्ण को श्वास हम लेने के आधार पर दो तरीके से बांट सकते हैं। वो दो क्या क्या है देखो तो याद रखना, इसको दो आधार से बांट सकते हो। ठीक है, एक याद रखना है आप लोग को, पहला याद रखना है निरुनासिक। क्या याद रखना है, निरुनासिक। ठीक है, इसको मौखिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक कहते हैं। दूसरा याद रखना है, दूसरा होता है आप लोग का अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है। पहला क्या हो गया, निरुनासिक, दूसरा हो गया अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। तो याद रखना, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे केवल मुंह से सांस लेते हैं, तो केवल मुंह से सांस लेते हैं, उसको निरुनासिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो केवल मुंह से सांस लें, केवल मुंह से श्वास लेते हैं अर्थात वायु निकलती है। ठीक है, तो याद रखना, तो केवल श्वास जो है हमारा किससे होता है, मुख से ही निकलता है, मुख से। उसको क्या बोलते हैं, निरुनासिक या मौखिक कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है, आ, ई, ठीक है दोस्तों, इत्यादि, ये सभी आते हैं, याद रखना। ठीक है, निरुनासिक में। लेकिन अनुनासिक में क्या हो जाएगा, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा जो, ठीक है, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे केवल, मतलब दोनों आ जाओ, मतलब दोनों हमारा मुख और नाक दोनों आप लोग का काम करें, उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसमें चंद्र बिंदु आता है। देखो, तो याद रखना आप लोग, सबसे पहले क्या याद रखोगे, जिसमें हमारा नाक और आप लोग का मुंह, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो, तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो तब क्या कहते हैं, उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसमें चंद्र बिंदु वाले आते हैं, अधिकतर चंद्र बिंदु वाले। जैसे कि अ में क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा, आ में आप लोग का लग जाता है ना, जैसे कि च में लग जाएगा। और जब व्यंजन पढ़ेंगे तो हमारे जो पंचमाक्षर आएगा ना, पंचमाक्षर, वो सभी भी हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा चंद्र बिंदु वाले, जिसमें अंक के मात्रा है ना, ये सभी किस में आता है, आप लोग का अनुनासिक में आता है दोस्तों। याद रख, अनुनासिक। इस प्रकार से आप लोग का ये श्वास वायु लेने के आधार पर हमारा स्वर वर्णों को विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कंपन के आधार पर, अर्थात सघोष शब्द है ना, अघोष और सघोष, कंपन मतलब घोषत्व के आधार पर। फिर देखेंगे आप लोग का प्राण अर्थात हवा के आधार पर देखेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण को। तो चलो अभी और दो और बच गया स्वर वर्ण हमारा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, किसके आधार पर देखेंगे, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर स्वर वर्णों की जो कितने भागों, घोषत्व के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। तो याद रखना, वो दो भाग क्या क्या है, आप लोग का पहला हो जाएगा अघोष और दूसरा हो जाएगा सघोष। अघोष और सघोष। तो याद रखना, अघोष और सघोष। तो अघोष और सघोष अर्थात ये घोषत्व मतलब होता है कंपन न होता। ठीक है, तो जब यूज करते हैं ऐसा स्वर वर्ण जिनको उच्चारण में कंपन न हो, घोषत्व हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, घोषत्व स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये दो प्रकार से होता है आप लोग का अघोष और सघोष। तो हमारा जो सभी स्वर वर्ण है, जो सभी स्वर वर्ण है हमारा क्या होता है, सघोष होता है। तो याद रखना दोस्तों, सभी जो हमारा स्वर वर्ण है, जो 11 बताया था ना मुख्य रूप से, सभी जो 11 स्वर वर्ण जो होता है वो क्या है, हमारा घोषत्व होता है, मतलब सघोष होता है। सभी स्वर वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये हमारा घोषत्व के आधार पर हो गया। अब हम लोग स्वर वर्ण को किसके आधार पर देख सकते हैं, अब देखोगे आप लोग प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व मतलब होता है हवा। ठीक है, तो याद रखना, प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, याद रखना। तो दो प्रकार क्या क्या है देखो, तो प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार होता है। तो पहला याद रखना आप लोग अल्प प्राण, और दूसरा याद रखना आप लोग महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, ऐसा स्वर वर्ण, याद रखना आप लोग, देखो बता रहा हूँ, अल्प प्राण किसे कहते हैं, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा जो है केवल हवा से निकले,
अर्थात हवा, नाक और मुख, जिससे नाक और मुंह सबसे निकल रहा है ना भाई, तो सभी जो स्वर वर्ण आता है हमारा लगभग अल्प प्राण में आता है। तो याद रखना आप लोग, सभी स्वर वर्ण हैं, सभी स्वर वर्ण कहने से तात्पर्य क्या हो जाता है हमारा, सभी स्वर वर्ण मतलब जो 11 बताए हैं ना वो सभी, ठीक है। तो सभी स्वर वर्ण आप लोगों का हमारा अल्प प्राण होता है। सभी स्वर वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। सभी स्वर वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है हमारा ये महाप्राण नहीं होता है, और इसमें आप लोग का अघोष नहीं होता है। हमारा स्वर वर्ण में कोई अघोष नहीं पाओगे और आप लोग का कोई महाप्राण नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें आप लोग का हमारे स्वर वर्ण में सभी स्वर वर्ण आप लोग का सघोष ध्वनिया होता है, ठीक है। सघोष ध्वनिया भी लिख सकते हो, सघोष ध्वनि होता है। और आप लोग का सभी जो हमारा स्वर वर्ण होता है अल्प प्राण होता है। इतना क्लियर। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का स्वर वर्ण पूरा खत्म होता है। एक और याद रख लेना, जो आगत स्वर वर्ण किसे कहता है करके पूछा जाता है, तो आगत स्वर वर्ण में आ जो आ रहता है ना, आ, यही हमारा जो आ में जिसे बोलते हैं ना, जैसे कि मान के चलो ये किसी को डॉन बोलेंगे तो ये तो डॉन लिखा है, लेकिन इसमें हम लोग प्रयोग कर देंगे आगत का, तो क्या हो जाएगा डॉन, डॉक्टर का डॉक्टर। इस प्रकार से जो आगत स्वर वर्ण होता है इसको आप बोलते हैं। आप में जो हमारा लगता है ना चंद्र बिंदु, जिसमें चंद्र बिंदु नहीं लगता, ये चिन्ह जो लगता है ये हमारा क्या है, आगत स्वर वर्ण है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का स्वर वर्ण खत्म होता है। हम लोग अगले मतलब अब देखने वाले हैं आप लोगों का व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलो अब व्यंजन वर्ण को देखते हैं कि व्यंजन वर्ण होता क्या है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पढ़ते चलना, अच्छे से नोट्स बनाते चलना, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या देख लिए, पूरा स्वर वर्ण को अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्णमाला। तो व्यंजन जो हम लोग वर्णमाला को दो भागों में बटे थे, जो वर्ण और अक्षर थे उसको दो भाग में, एक स्वर वर्ण में, एक व्यंजन वर्ण में। तो स्वर वर्णों की संख्या 13 था। अब व्यंजन वर्ण को देखते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्णमाला को अच्छे से समझते चलो। तो हेडिंग डालना आप लोग का व्यंजन वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला। देखो तो व्यंजन में तो जो हमारा वर्णमाला है इसको व्यंजन में, तो व्यंजन में आप लोग याद रखना ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हम लोग स्वर वर्ण के सहायता से बोलते हैं। तो स्वर वर्ण के सहारा से वो सहायता मदद से बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्णमाला कहते हैं या व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा स्वर के सहायता से, स्वर वर्ण के सहायता से, स्वर वर्ण के सहायता से उच्चारण किया जाने वाला, उच्चारण या बोले जाने वाला वर्ण, उच्चारण किए जाने वाला एंड ऐसा स्वर वर्ण जिनके जो हम लोग ऐसा स्वर वर्ण के सहायता से उच्चारण या बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है आप लोग का, व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि क को हम लोग क प्लस अ के सहायता से बोलते हैं, है ना। अ के सहायता से जैसे मैं बोल दूँ घ बोल दूँ तो घ से हमारा घ आधा, और ये आप लोग अ के सहायता से बोलेंगे घ। इस प्रकार हम सभी को हम किसके सहायता से बोलते हैं, अ के सहायता से, अर्थात किसी स्वर वर्ण के सहायता से बोलते हैं, इसलिए व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या सामान्य रूप से, अगर सामान्य तौर पर हम देखें तो जो व्यंजन की संख्या है, जो व्यंजन वर्णों की जो संख्या है आपका 39 माना गया है। कितना माना गया है, 39 याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, तो सामान्य तौर पर व्यंजन वर्णों की जो संख्या कितना माना गया है, 39। सामान्य बोला हो ना, सामान्य तौर पर। तो चलो देखो सामान्य तौर पर कितना माना गया है आप लोगों का, 39 माना गया है, ठीक। 39 आप लोग का व्यंजन वर्ण है। इस 39 जो मतलब ये जो व्यंजन वर्ण है उसको देखो विभिन्न भागों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसको विभिन्न भागों में हम लोग विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। तो चलो इसको विभाजित करके देखो तो कैसे कैसे विभाजित होगा। चलो तो याद रखना, देखो सबसे पहले इसको विभाजित करेंगे तो इसको हम लोग एक जो देखो इसको 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 39। तो ये सामान्य में हम लोग का जो मुख्य रूप से होता है इधर बांटते हैं, मुख्य रूप से व्यंजन है ये, और ये हम आप लोग का संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। मुख्य रूप से बोलो चाहे मूल व्यंजन बोलो,
मूल व्यंजन बोलो या आप लोग संयुक्त व्यंजन बोलो, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ठीक है, तो 35 को हम 2 भाग कर देंगे, 33 + 2, 33 + 2 याद रखना। ठीक है, 33 + 2। ठीक है, यही हमारा मूल माना जाता है। इसी का अर्थ इसको मुख्य भी कह सकते हो, मुख्य व्यंजन। तो मुख्य व्यंजन में देखो आप लोगों का ये जो है आप लोग को 33 को मुख्य व्यंजन माना गया। जो 33 व्यंजन वर्ण है उसको क्या माना गया है? मुख्य व्यंजन माना गया है। मुख्य व्यंजन में संयुक्त व्यंजन को शामिल नहीं किया गया है। और जो 2 दिखा है, 2 का मतलब है आप लोग का द्विगुण। ठीक है दोस्तों, द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन को ढ के नीचे और ढक्कन के ढ के नीचे है ना, इसमें नीचे में बिंदु लगाने से दोनों बढ़ता है। ये केवल द्विगुण व्यंजन की संख्या है अलग। तो याद रखने द्विगुण को भी मुख्य व्यंजन में शामिल नहीं किया गया है। तो मुख्य व्यंजन की संख्या कितना है? तो 33। मुख्य व्यंजन की संख्या कितना करके पूछा जाएगा तो 33 याद रखना है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से पूछा जाएगा मूल रूप से कितना करके, तो अगर ऑप्शन में 33 नहीं रहा तो 35 ले लेना। ऑप्शन में नहीं रहा 33 तो 35 लेना, लेकिन मुख्य रूप से 33 माना गया है। अर्थात द्विगुण और संयुक्त व्यंजन को नहीं माना जाता है, मुख्य व्यंजन वर्ण नहीं मानते। अर्थात फिर से बोल रहा हूँ, मुख्य व्यंजन वर्ण में आप लोग का द्विगुण और संयुक्त व्यंजन को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है दोस्तों? इतना याद रखना। तो अब हम लोग समझते चलते हैं। देखो ये आप लोग का 33 और 2 और 4 क्या क्या सबको देखते हैं। तो चलो इस प्रकार देखो। अब तो यहाँ पर अब मैं आप लोग क्या बता दिया गया, क्या बताया हूँ? देखो 39 बताया मैं। 39 सामान्य तौर पर व्यंजन का है ना, जो व्यंजन है सामान्य तौर पर कितने हैं आप लोग का? 39 है। 39 को हम लोग कितने भाग में बांटे? एक बांट लिए आप लोग 35। ठीक है, 35 अर्थात हमारा कितना हो गया? मूल है ना। 35 को 2 भाग में और बांटा हूँ मैं, 33 है ना, 33 और आपका 2, ये हो गया 35। इतने को टोटल को क्या मानते हैं बताया मैं अभी? मूल व्यंजन कहते हैं। और इधर याद रखना अलग से आप लोग 4 जो है माना गया है संयुक्त व्यंजन माना गया है, संयुक्त व्यंजन। क्लियर है? ये संयुक्त। इस प्रकार से अब देखते हैं। तो देखो जो 33 है इसको 33 को विभिन्न भागों में और बांटा गया है। क्लियर? तो 33 को क्या क्या बांटा गया? देखो ये 2 को तो हम लोग द्विगुण बोल दिए, द्विगुण। इस द्विगुण को हमारे जो है हजारी क्या बोलते हैं? हरदेव बहारी जी। तो हरदेव बहारी जी ने, हमारे साहित्यकार, हिंदी के साहित्यकार हरदेव बहारी जी ने इसको क्या कहा है? द्विगुण को उच्छिप्त कहा है, उच्छिप्त कहा है। सबको आप लोग डील करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब देखो जो 33 है, अपने 33 को क्या क्या में बांटा गया है? पहला याद रखना 33 को स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में बांटा गया है। इसकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। ठीक है, फिर याद रखना दूसरा में स्पर्श के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन जो है आप लोग का, इसका संख्या है आप लोग का अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, 25 और 4 29। अंतस्थ के बाद तीसरा फिर से बांटा गया है इसको 33 को, याद रखना। अंतस्थ के बाद हो जाएगा आप लोग का उष्मीय, या इसी को संघर्षी कहते हैं, उष्मीय या संघर्षी, उष्मीय या संघर्षी कहते हैं। तो उष्मीय और संघर्षी में क्या याद रखना है? इसका भी संख्या कितने हैं? 4। इस प्रकार 25, 4, 29, 4, 33, टोटल कितना हो गया? 33। इस प्रकार से टोटल 33 को इतना रूप में बांटा गया है। अब देखते हैं स्पर्श किसे कहते हैं और आप लोग का अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और उष्मीय या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, इसको देखते चलते हैं। क्लियर है? चलो अब सबको डील करते चलते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, संयुक्त व्यंजन पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन समझो, ऐसा व्यंजन वर्ण जो अलग अलग व्यंजन वर्ण से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको हम लोग किसमें शामिल नहीं किए हैं? मुख्य व्यंजन वर्ण में शामिल नहीं किए हैं। इसकी संख्या 4 है। तो क्या क्या देखो, आक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन जो कि अलग अलग व्यंजन वर्ण से मिलकर बना है। क्या क्या व्यंजन वर्ण से मिलकर बना है? देखो तो क प्लस स से, षट्कोण के स से, फिर ये त प्लस र से, और ज्ञ जो है ज प्लस इ से। उसके बाद श्र जो है आप लोगों को किससे मिलकर बना है? सर्जम के साथ प्लस र से।
अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो स प्लस र ले सकते हो, सठोड़ का सवाल, ये सही रहता है रियल में। तो याद रखना दोस्तों, ये आप लोग का हमारा संयुक्त व्यंजन है जो अलग अलग व्यंजन वर्णों से मिलकर बना जाता है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गई, इसकी संख्या 4 है, आग छत्र ज्ञ श्रा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब इसको डील करते चलते हैं, जो 33 दिया इसको अच्छे से और सबको चलो देखो अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये व्यंजन वर्ण हमारा। चलो आगे बढ़ो तो फिर, तो जो हमारा 33 था, ठीक है, प्लस 2 था और जो 4 था, टोटल 39, तो 4 हमारा संयुक्त हो गया, 2 हमारे द्विगुण को भी समझेंगे। अब 33 को देखते हैं, तो 33 में सबसे पहले क्या था हमारा, 33 में आपका सबसे पहले याद रखना है स्पर्श व्यंजन। क्या याद रखना है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना बताया था मैं? 25। ठीक है, तो देखो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? देखो ऐसा स्वर वर्ण, मतलब ऐसा व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण से हमारा तालु, जीभ, दांत, मुंह सभी एक साथ स्पर्श करके निकलता हो, उच्चारण होता हो, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 माना गया है, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। देखो तो 5 वर्ग क्या क्या है? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग में बांटा गया है दोस्तों। तो ये 5 वर्ग आप लोग याद रखना। वो 5 वर्ग क्या क्या है देखो तो, वो 5 वर्ग याद रखने हैं आप लोग। तो देखो ये हमारा वर्ग हो गया, समझ इसको वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग का मान सबसे पहले समझना, क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। इस प्रकार इसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग करके 5 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। क्लियर है? तो देखो क वर्ग में पहला याद रखना है आप लोग क वर्ग, फिर उसके बाद च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर आप लोग का त वर्ग, फिर आप लोग का प वर्ग। इस प्रकार बांटा गया है दोस्तों। तो याद रखना आप लोग। सबसे पहले देखो इसमें आप लोग को याद करना है, कैसे कैसे याद करना मैं याद कराता हूँ। तो क वर्ग में क वर्ग से तात्पर्य पहला वर्ण क्या है? तो क से याद रखना है पहला क के बाद क्या याद रखना है ख के बाद क्या याद रखना है ग, फिर घ, फिर अंग। ठीक है दोस्तों, अंग। क्लियर है इतना? इसके बाद याद रखना है आप लोग को च वर्ग में च, छ, ज, झ और इय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद याद रखना है त में त, थ, द, ध, न। फिर प में प, फ, फिर ब, भ, म। इस प्रकार से कितना वर्ग हो गया आप लोग का? 5 वर्ग हो गया है। जिसमें का क वर्ग में देखो क वर्ग का उच्चारण हमारा जो है क वर्ग का उच्चारण, तो क वर्ग का उच्चारण हमारे कंठ से होता है, कंठ से, इसीलिए इसको कंठव्य कहा जाता है। क वर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। जैसे कि देखो कंठ से मतलब ये क से क, ख, ग, घ, अंग, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? याद रखना आप लोग, कंठव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठव्य। तो जो क वर्ग है उसको क्या कहा जाता है? कंठव्य। याद रखना, कंठव्य। कंठ से होता है इसलिए कंठव्य कहा जाता है। और याद रखना जो च वर्ग है, च वर्ग का तात्पर्य आप लोग का, च वर्ग से तात्पर्य है ये हमारे तालु से उत्पन्न होता है, तालु। ठीक है, तालु अपने दांत के ऊपर, जीभ के ऊपर तालु। ठीक है, तो देखो च, छ, ज, जो जीभ है तालु को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको च, छ, ज अर्थात च वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या वर्ण कहते हैं? तालव्य। क्लियर है? तालव्य वर्ण। लेकिन हमारा जो ट वर्ग है, ट वर्ग आप लोगों का, ट वर्ग जो हमारा है, जो जीभ दांत से मुड़कर एक मूर्धा को स्पर्श करता है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है, जो मुड़ करके हो जाता है। जैसे कि मान के चलो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, देख लो अड़, सभी हमारे जीभ पलट रहे हैं मूर्धा की तरफ, इसीलिए इसे मूर्धा कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे? मूर्धन्य। ठीक, अर्थात ट वर्ग को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद याद रखना है त। तो जो त है देखो आप लोग, त को याद रखना है। त जो है आप लोगों का किससे होता है? ठीक है, त में हमारा देखा जाए तो आप लोग का ये मूर्धन्य हो गया, फिर आप लोग का
देखो दांत, बिना हम लोग दांत के प्रयोग किए बिना, त का प्रयोग जो है त थ द ध ना, जीभ को जब तक दांत में स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हम लोग मतलब थ नहीं बोल सकते, त नहीं बोल सकते, है ना। अर्थात दांत के प्रयोग से बोले जाने वाला व्यंजन क्या आप लोग का त वर्ग है, तो इसीलिए से हम लोग दंतव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतव्य। बच गए आप लोग का प, फ, ब, भ, म। क्लियर है? तो प, फ, ब, भ, म ये आप लोगों का हमारे ओंठ के सहायता से बोलते हैं। प बोलो, चाहे फ बोलो, चाहे ब बोलो, चाहे भ बोलो, चाहे म बोलो, सभी हमारे ओंठ के सहायता से बोला जा रहा है। तो ओंठ के सहायता से बोला जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आप लोग का ये ओष्ठव्य हो जाएगा। ओष्ठव्य। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य कौन कौन से वर्ग को कहा जाता है। क्लियर है? इस प्रकार हो गया आप लोगों का पूरा हमारा वर्गीय व्यंजन। अब देखो स्पर्श व्यंजन 33 को लोग स्पर्श व्यंजन में बांटे थे पहला। अब स्पर्श व्यंजन के बाद क्या बांटे थे आप लोग का? दूसरा में क्या बांटा था? अंतस्थ व्यंजन बांटा था ना। तो दूसरा क्या था इसका? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं जानना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। अंतस्थ व्यंजन, ठीक, इसकी संख्या होता है 4, 25 और 4 29। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या था? म में खत्म हुआ है, म में, ठीक है, म में खत्म हुआ है। तो म के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो व्यंजन में देखा जाएगा म के बाद हमारा अंतस्थ में देखा जाए आप लोग का, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? म के बाद यशोदा की या, फिर रथ के रा, लड़की की ला, फिर वजन के वा, य र ल व। तो य र ल व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको हमारे हिंदी के साहित्यकार पाणिनि जी ने क्या कहा? यड़ कहा है, क्योंकि यह हमारा य से शुरुआत होता है, इसको यड़ कहा है। और इसको अर्ध स्वर के भी नाम से जाना जाता है। क्या कहा? क्योंकि ये हमारे स्वर के बाद और व्यंजन के पहले अर्थात बीच में आता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना हमें, देखो यह जो हम इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर के बाद इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर के बाद इसको मैं बोल दिया आप लोग का यड़ भी कहते हैं। तो यड़ किसने कहा? हमारे पाणिनि जी ने इसको यड़ कहा है, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जी ने। ठीक है, पाणिनि हमारे हिंदी के साहित्यकार है। तो य और आप लोग का ल है, य और ल को मुख्य रूप से हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। मुख्य रूप से बोल रहा हूँ, य और ल को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। लेकिन र को क्या कहते हैं करके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, र को हमारा लुंठित वर्ण कहा जाता है। क्या वर्ण कहा जाता है? लुंठित वर्ण। याद रखना, र को याद रखना क्या कहा जाता है? लुंठित। लुंठित वर्ण कहते हैं किसको? र को। अब बच गया वह, तो वह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह को हमारा पार्श्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग को यह हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो यह हमारे स्पर्श व्यंजन 25 की संख्या, ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना हो गया आप लोग का? 4, 25 और 4 29, और कितना बच गया है? 4। तो और 4 में याद रखना है, देखो 4 में फिर से आप लोग का क्या याद रखना है? इसके अंतस्थ के बाद और 4 जो संख्या था संघर्षी करके बताया हूँ। क्या है? इसकी भी संख्या 4 है, संघर्षी है ना। तो संघर्षी देखो आप लोग, संघर्षी यहाँ बता देता हूँ। संघर्षी बोलो चाहे उष्मीय बोलो, चाहे उष्म बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। संघर्षी बोलो चाहे उष्मीय बोलो, इसकी संख्या 4 है। तो हमारा कहाँ पर खत्म है? वजन के व अर्थात व के व, वहाँ व में खत्म हुआ है। तो व के बाद क्या आता है? षटकोण के साथ, मतलब सलजम के साथ सरोतक सा, है ना। षटकोण, सरोता और सलजम, तो तीनों सा श और लास्ट में ह, ये चारों को हम लोग संघर्षीय उष्मीय व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जब इस व्यंजन का वर्ण उपयोग करते हैं तो एक संघर्ष के साथ, एक कंपन के साथ निकलता है, एक गर्म हवा के साथ निकलता है, एक उष्म निकलता है, इसलिए इसको संघर्षी कहते हैं। श ह। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको संघर्षी कहते हैं। मुख्य रूप से इन तीनों को हम लोग संघर्षी कहते हैं। मुख्य रूप से तीनों को क्या कहते हैं? संघर्षी कहते हैं। अर्थात कहा जाए तो देखा जाए तो ये जो तीनों श हमारा मुख्य संघर्षी है, और ह को हम लोग काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण, काकल्य ह। मुख्य संघर्षी श और ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा आप लोग का संघर्षी। ठीक है, ह में खत्म हो गया। ह के बाद क्या था हमारा? ये 4 संयुक्त व्यंजन,
तो संयुक्त व्यंजन में बताया हूँ, जो संयुक्त व्यंजन है 4, संयुक्त अक्षा त्र ज्ञ श्र बताया हूँ। तो आप लोग का हो गया, फिर आप लोग का 33 और 4 हो गया आप लोग का 37। बच गए द्विगुण, ठीक है, द्विगुण को बच गया। तो द्विगुण को देखो, तो द्विगुण को मैं समझाता हूँ। तो आप लोग का जो द्विगुण है, ये द्विगुण ये जो द्विगुण जो 2 है आप लोग का, ये द्विगुण कहा जाता है। द्विगुण को हम लोग, हमारे जो हरदेव बहारी जी है, हमारे हिंदी के साहित्यकार हरदेव बहारी जी ने इसको उच्छिप्त व्यंजन भी कहा है। द्विगुण को क्या कहा है? उच्छिप्त व्यंजन कहा है। उच्छिप्त है ना, इसका संख्या 2 है। जब डमरू के डा और ढक्कन के ढा के बीच में, उसके नीचे में बिंदु लगाते हैं तो ये ढ़ा और ढ़ा बन जाता है। इसका प्रयोग केवल 2 ही जगह में होता है, एक मध्य में होता है और एक अंत में होता है। इस दोनों का प्रयोग केवल मध्य में होता है, मध्य में और एक अंत में होता है। तो मध्य में होगा, जैसे कि देखो मान के चलो मैं लिख दिया मान के चलो, देखो अगर मैं लिख दिया, इन दोनों का प्रयोग केवल या तो किस में होता है? मध्य में होता है और एक बार लास्ट में होता है, मतलब अंत में, है ना, एक बार आपका अंत में होता है। तो कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है देखो। तो मान के चलो मैं लिख दिया पढ़ना, तो पढ़ना हमारा ड़ा कहाँ पर हो रहा है? मध्य में हो रहा है पढ़ना। अगर मैं लिख दिया आषाढ़, तो इसका अंत कहाँ? अंत में हो रहा है। तो केवल मध्य और अंत में इन दोनों का प्रयोग होता है। अगर मैं लिख दिया पढ़ना, ये पढ़ना है ना, आप लोग किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हो ना, तो पढ़ना इसका मध्य में आ रहा है। इसी प्रकार इन दोनों का वर्ण केवल मध्य या अंत में ही होता है। हथकड़ी है ना, या कड़ी अंत में या बीच में। इस प्रकार से आप लोग का द्विगुण हो गया। इस प्रकार से टोटल आप लोग का व्यंजन वर्णों का विभाजित हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसको अघोष के माध्यम से, मतलब कंपन के माध्यम से देखेंगे और हवा के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे कहा जाता है। चलो, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, आशा विश्वास करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं आप लोग का, है ना। चलो अब देखो हम लोग अब लिखते हैं आप लोग का प्राणत या घोषात्व का आधार पर। तो घोषात्व का आधार पर कितने रूप से होता है हमारा व्यंजन? तो घोषात्व का आधार पर 2 प्रकार होता है, पता है। एक होता है अघोष, इसका मतलब कंपन होता है, घोषात्व कंपन। दूसरा है आप लोग का सघोष। अब देखो अघोष व्यंजन किसे कहते हैं और सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जानना जरूरी है। क्लियर है दोस्तों? क्या जानना जरूरी है? अघोष व्यंजन किसे कहते हैं और सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो अघोष व्यंजन उसे कहते हैं, अघोष और सघोष। तो अघोष किसे कहते हैं ये समझना है। देखो तो अघोष समझना, अघोष तात्पर्य सभी वर्ग, जो स्पर्श जो वर्गीय व्यंजन था, तो सभी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्ग के, ठीक है, सभी वर्ग के मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सभी वर्ग के पहला, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा इसके साथ में, इन सभी के साथ में कौन सा जुड़ जाएगा? तीनों श, ठीक है, तीनों स जुड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, तीनों श। तो तीनों श तात्पर्य क्या है आप लोग का? ये है अपना तीनों स अर्थात मुख्य संघर्षी। ये मुख्य संघर्षी बताया था ना आप लोग को, मुख्य संघर्षी या मुख्य उष्मीय है ना ये। तो पहला क्या हो जाएगा? सभी वर्ग का, क वर्ग का पहला क्या हो जाएगा? क, दूसरा ख। च वर्ग का क्या हो जाएगा? च और छ। ट वर्ग का क्या हो जाएगा? ट और ठ। उसके बाद आप लोग का त वर्ग का त और थ, और आप लोग का प वर्ग का प और फ। इस प्रकार से दोस्तों ये आप लोग का क्या हो जाएगा? सभी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण आप लोग का, और हमारा मुख्य संघर्ष किए तीनों वर्ण। टोटल कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 3 13, अर्थात अघोष व्यंजन वर्ण, अघोष व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? 13 होता है। इसको हम लोग अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब अघोष के बाद देखते हैं दोस्तों आप लोगों का सघोष व्यंजन देखते हैं, ठीक है। तो सघोष व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अब इसमें हम लोग का पहला और दूसरा वर्ग आ गया है, सभी का पहला और दूसरा वर्ग आ गया है। तो पहला और दूसरा वर्ग आ गया है, तो इसमें क्या करना है आप लोग का? सघोष व्यंजन वर्ण में, सघोष व्यंजन वर्ण में देखो, सघोष व्यंजन वर्ण में आप लोग का सभी वर्ग के, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग और प वर्ग के, सभी वर्ग के आप लोग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो है, इनके साथ आप लोग का क्या जुड़ेगा? हमारा अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन जुड़ेगा य, र, ल और व, और साथ में काकल्य वर्ण ह जुड़ेगा। जो मुख्य जो संघर्षी में से ह बचता है ना, ह, वो ह इसमें जुड़ जाएगा आप लोगों का। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखो इसका 3 में क्या बन जाएगा आप लोग का, क, ख, ग, घ और अंग। उसके बाद छ, छ का छोड़कर क्या बन जाएगा, ज, झ, इय, ड, ढ, अण, न, क्या आ जाएगा फिर जी, त, थ, द, ध, न, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये 5 या 15, 15 4 19 और 1 20, कितना हो जाएगा 15 4, ये 15 होगा, 3 5 6 15, 16 17 18 19 और 20, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 20, अर्थात सघोष की संख्या कितने हो जाएगा 20। और हमारा 20 के साथ याद करो सभी हमारा स्वर ध्वनि जो है क्या सघोष होता है, बोला था सभी जो हमारा स्वर ध्वनि है क्या होता है, सभी जो सघोष है ना, सभी सघोष ध्वनि हमारा स्वर वर्ण होता है बोला था। तो उसमें जो टोटल 11 था, तो 20 में प्लस 11 जोड़ दूंगा मैं स्वर का, तो क्या हो जाएगा आप लोग का 20 और 11 कितना हो जाएगा 31। इस प्रकार आप लोग का सघोष की संख्या कितनी है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना सघोष वर्ण पूछेगा, केवल सघोष वर्ण, तो सघोष वर्ण की संख्या 31 लेकिन सघोष व्यंजन वर्ण पूछेगा तो 20, और सघोष स्वर वर्ण पूछेगा तो सभी सघोष वर्ण हमारा स्वर है जो 11 है। इस प्रकार याद रखना, इस प्रकार अघोष और सघोष हो जाता है। और याद रखना दोस्तों, देखो जो सभी अक्षर में जो आप लोग का जो 5वां वर्ण आता है ना, 5वां, ठीक है, सभी वर्ग का जो 5वां है, जो 5वां देखो, जो ये देखो क वर्ग का 5वां वर्ण ड़, च वर्ग का इ, ट का ड़, आप लोग का फिर आप लोग का त का न, और आप लोग का प का म, इन सभी को एक साथ पंचमाक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है, पंचमाक्षर। एक साथ सभी क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर को अनुनासिक कहा जाता है किसको, इन सभी जो 5 वर्ण है, इसके 5 वर्ण क्या है, ड़, उसके बाद आपका इ, अड़, उसके बाद न और म, है ना, ये सभी जो 5वें जो वर्ग में आता है, 5वें वर्ग में, तो 5 वर्ग में आता है, सभी को पंचमाक्षर कहते हैं। इसको अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक, क्योंकि हमारे नाक के और मुंह दोनों के सहायता से इसको उत्पन्न उच्चारण किया जाता है, इसे पंचमाक्षर को अनुनासिक भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हो जाएगा आप लोगों का हमारा घोषत्व के आधार पर। अब देखते हैं हम लोग, और बच गया थोड़ा सा, घोषत्व के बाद अब पढ़ते हैं हम लोग प्राणत्व के आधार पर, हवा के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर 2 तरीके से होता है, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। चलो उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो याद रखना, आप लोग देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर कितने होते हैं इसको समझना है। तो प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या, पहला याद रखना आप लोग अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है आप लोग का महाप्राण। ठीक है, तो देखो अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं समझना होगा। तो अल्प प्राण मतलब याद रखना, अल्प प्राण में हमारे सभी वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। क वर्ग का पहला क, फिर उसके बाद ग, फिर उसके बाद अंग, है ना, अंग बोलता हूँ, क्या आता है, क ख ग घ अंग। हाँ ठीक, तो अंग, तो पहला, तीसरा और 5वां मतलब जो विषम वर्ण आता है, ठीक है, पहला, तीसरा, 5वां वर्ग आएगा। ठीक है, तो सभी वर्ग के, अर्थात क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, और आप लोग का प वर्ग के, सभी वर्ग के क्या क्या आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। इसके साथ अल्प प्राण में है ना, इसके साथ याद रखना आप लोग, हम लोग अल्प प्राण देख रहे हैं। ठीक है, अल्प प्राण को, तो अल्प प्राण समझना आप लोग, जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में सभी वर्ग के पहला, तीसरा और मतलब पहला, तीसरा, 5वां। ठीक है, याद रखना, पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, पहला, तीसरा और 5वां। क्लियर है? और इसके साथ में आप लोगों का हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल, व, ये चारों को, य, र, ल अंतस्थ व्यंजन को। क्लियर है? तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन
ऐसा व्यंजन वर्ण जो सभी वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा विषम वर्ण और हमारा अंतस्थ व्यंजन य र ल व को एक साथ सबको मिलाकर एक साथ क्या कहते हैं हम लोग? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि अल्प प्राण, तो देखो अल्प प्राण में पहला क्या है हमारा क, उसके बाद ग, फिर अंग, उसके बाद क्या था ये च में क्या हो जाएगा? च, ये हमारा क हो गया। ठीक है, च में क्या था? च में आप लोग का पहला हो जाएगा च, दूसरा हो जाएगा ज, फिर इ, उसके बाद क्या था आप लोग का ट वर्ग में क्या हो जाएगा? ट में ट, ड, फिर अण, फिर उसके बाद त वर्ग में त, द, न, फिर आप लोग का प वर्ग में प, फ, भ, फिर उसके बाद पतंग का प, फ, ब है ना, फिर ब, प, फ, पतंग के प, फल के फ, बकरी के प, भाटा का मच्छी के फ, है ना, पतंग के प, फल। फिर यहाँ पर देखो प, फ, फिर ब है ना, प, ब और उसके बाद म, उसके बाद आप लोग का त के बाद है ना, ये हो गया। इस प्रकार हो गया आप लोग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग है। ये सभी हमारा क्या आएगा आप लोग का? क्या आएगा जी? ये 1, 3, 5 वर्ग है और अब इसके साथ क्या जुड़ा है? य र ल व। ठीक है, य र ल व, तो य र ल व आप लोग इसके साथ जुड़ा जाता है। और अभी हमारा जो हमारा सभी स्वर वर्ण होता है सभी अल्प प्राण होता है, अर्थात जो 11 बताया था अलग से, 11 जो स्वर वर्ण वो सभी को एक साथ क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। अगर केवल व्यंजन अल्प प्राण पूछा जाएगा तो आप लोग का 3 देख लो कितना, 3 पंचे 15, 15 4 19, 19 और 11 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, टोटल अगर पूछा जाएगा टोटल अल्प प्राण की संख्या कितने है? तो 30 याद रखना। लेकिन पूछा जाएगा केवल व्यंजन अल्प प्राण कितना होता है, तो केवल व्यंजन आप लोग का कितना हो जाएगा? 15 और 4 कितना हो जाएगा जी? 19। ठीक है, तो केवल व्यंजन है 19। ये सभी हमारा क्या अल्प प्राण में आता है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं? महाप्राण देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या हो जाएगा? महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण में याद रखना, महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण में आप लोग याद रखना सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। सभी वर्ग के क्या आएगा? दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। तो क वर्ग के है ना, क, ख, ग, घ, अंग जो है ना, तो केवल इसमें ग और घ, तो सभी वर्ग के क्या क्या आएगा? दूसरा आएगा, दूसरा और चौथा। तथा संघर्षीय और उसमेय व्यंजन, इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? संघर्षीय उसमें सभी को जोड़ेंगे, श, स और स और ह, इन चारों को जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? ख, क वर्ग में ख और घ, उसके बाद च वर्ग में च, छ, ज, झ यह होता है। तो इनमें से च वर्ग में हमारा किसे? छ को लगाना है और झ को, तो हमारा क्या हो जाएगा? छ और आप लोग का झ। उसके बाद ट वर्ग में ड, ढ, अण होता है, तो दूसरे और चौथे में क्या है आप लोग का? ठ और आप लोग का ढ। ठीक है, त वर्ग में, तो त वर्ग में क्या है आप लोग का? दूसरा में थ है और चौथे में ध है, तो हम लोग थ और ध को लगाएंगे। और आप लोग का प वर्ग में प, फ, ब, भ, म यह होता है, तो इसमें आप लोग का फ को लगाएंगे और भ को लगाएंगे, तो फ और भ। ये आप लोग का 5 हो जगह है ना, 2 पंचे 10, 10 और 4 14। इस प्रकार टोटल 14 हमारा क्या हो गया? महाप्राण की संख्या होता है दोस्तों। इस प्रकार आप लोग का पूरा व्यंजन वर्ण हो गया। अब इस व्यंजन वर्ण के बाद हम लोग देखते हैं किसको आगध व्यंजन कहा जाता है। तो आगध व्यंजन किसको कहते हैं उसको देखना आप लोग, है ना। तो आगध व्यंजन किसे कहते हैं? तो आगध व्यंजन दोस्तों मान के चलो, जैसे देखो अ के बिंदु ये अ, क, ख, ठीक है, ह, ज, जिसके नीचे में बिंदु लगा रहता है, जिसके नीचे बिंदु लगा रहता है, ये अधिकतर हमारे उर्दू, फारसी, अरबी भाषा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? आगध व्यंजन का। ठीक है, तो याद रखना आप लोग मुख्य रूप से ज़्यादा सर्वाधिक अगर देखा जाएगा तो सर्वाधिक आपका यही है। क्या है आपका? सर्वाधिक आपका उपयोग प्रयोग फ और ज का होता है। किसका होता है? फ और ज का। ठीक है, याद रखना है
फ और ज का प्रयोग अधिक होता है, जैसे कि अफजल, गजब, अंदाज। ठीक है, याद रखना अंदाज, ये नीचे में लगा है ना, अल्फाज, ये जज में लगा सकते हो ऐसा। ठीक है, तो मतलब जिसमें नीचे में बिंदु लगता है ना, ये हमारा क्या होता है, आगत व्यंजन वर्ण होता है। और इसका अ क ख सबका प्रचलित उतना हमारे प्रचलित में नहीं है, इसका कम प्रचलन में है, और जो फ और ज का उसका अधिक प्रचलन में है। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप लोगों का बच गया है लास्ट एवं अंतिम, जो कंठव्य और तालव्य से किस किस से मिलकर बना होता है, वो सबको देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैं इसका फोटो डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, जैसे कि हमारा कंठव्य, कंठ और आप लोग का तालु, तालु दोनों को मिलाकर कंठ और तालव्य बन जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसको मैं एक छोटा सा पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ का आप लोग देखते रहिएगा। इस प्रकार से आज आप लोग का पूरा व्यंजन वर्णमाला हमारा खत्म होता है। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।